हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग 8th मई है और 8 मई है। तो आप देखोगे कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, और लेकिन कंटेंट सेम वही है जो हम डेली पढ़ाते हैं। अच्छा कंटेंट है। अब आप बोलोगे सर रिकॉर्डेड क्यों है? तो जितने भी हमारे स्टूडेंट प्रयागराज में रहते हैं, तो वो लोग प्रयागराज में एक हमने टेलीग्राम पर डाला भी है कि एक हॉल है। हॉल का जस्ट मुझे नाम नहीं पता, जस्ट मैं बता देता हूँ। तो आप देखोगे उसमें हमारी फैकल्टीज़ आ रही हैं, सभी फैकल्टीज़ आ रही हैं जो समझ सकते हो। आप देखोगे शशांक त्यागी सर हैं, अवध ओझा सर हैं, विजेंद्र सर हैं। तो विजेंद्र सर स्टडी आईक्यू के मेंटर मेंटर हैं। तो आप देखोगे ये कौन सी जगह है, तो आप देखोगे 9 मई को 10 बजे, सुबह 10 बजे 9 मई को ये कहाँ पर है? आमा हॉल, मायो हॉल जो चौराया है प्रयागराज, वहाँ पर। तो बहुत बड़ा अच्छा हॉल है, आप वहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं भी रहूँगा उसमें। तो 9th मई को मैं, आप लोग मिलना चाहते हैं तो 9th मई प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, प्रयागराज, यहाँ पर आप मिल सकते हैं। तो चलिए भाई, आगे चलते हैं। आज की क्लास की बात कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि गन्ने का FRP उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाया गया है। तो FRP क्या होता है? FRP को हम बोलते हैं फेयर रेम्युनरेशन प्राइस। तो जैसे आपने देखा होगा शुगर कैन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह FRP दिया जाता है। तो ये जरूर आपको याद रखना है कि जो गन्ना किसान होते हैं, जो गन्ने की खेती करते हैं, उनको क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता? नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह इन्होंने FRP दिया है। ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको GS थर्ड में यूज कर सकते हैं, समझ गए। और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि बताओ गन्ने की जो खेती हो रही है उसके लिए एक कुंटल गन्ना है, उसके लिए कितना FRP मिलेगा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 कुंटल पर अभी 10 रुपए बढ़ा है, तो पहले कितना था हम जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। नया रेलवे जोन संचालन में आया है, तो एक नया रेलवे जोन बना है, तो उसको देखेंगे। तो ये साउथ इंडिया में एक नया जोन बना है, इसको देखते हैं। आगे चलते हैं। कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS 5 को मंजूरी दे दी है। तो आपने देखा है कि MSME को सपोर्ट करने के लिए, हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार बहुत सा पैसा खर्च करती है, जिससे भारत की इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट हो, बिजनेस ज़्यादा खुलें, समझ गए, और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बनी रहे, जॉब क्रिएशन हो, हमारा एक्सपोर्ट बना रहे। तो उसके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना भारत सरकार चलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए अध्यक्ष बने। तो ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में ये यूज किया जाएगा, और ये जो है ये GS थर्ड में यूज किया जाएगा। GS थर्ड में कि भारत की इकोनॉमिक स्थिति सही करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, MSME को सपोर्ट करने के लिए बताओ भारत सरकार क्या कर रहा है। तो आप ये स्कीम को GS थर्ड में यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं। भारत की पहली पोर्टेबल MRI प्रणाली स्टार्ट की गई है। तो बताओ किसने की है? तो एम्स दिल्ली ने किया है। तो एम्स के बारे में तो आपने सुना होगा, एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली ने MRI बनाया है जो पोर्टेबल है, कि जैसे आप देखोगे कि कोई मरीज है और बहुत ज़्यादा उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, उसको मशीन में जाके ले जाना पड़ता था उसका MRI कराने के लिए। लेकिन अब क्या है कि मशीन उसके पास बेड पर आएगी, उसका MRI कराएगी और जाके अपना डेटा निकालेगी। तो ये अच्छी बात है, नया है कि सुविधाएं और बढ़ रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नीति आयोग को 2 नए पूर्णकालिक सदस्य मिले हैं। तो मतलब आप देखो फुल टाइम मेंबर्स मिले हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग बहुत नीच में रहता है। आप देखोगे कि GS2 का भी एक टॉपिक है। GS2 में आप देखोगे कि नीति आयोग के क्या फंक्शन है ये बताओ। तो मेंस का टॉपिक है, तो GS2 में ये क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि नीति आयोग का क्या फंक्शन है। तो जरूर इस पर आप नोट्स बनाएं। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की भाई साहब 1 जनवरी 2015 में स्थापना की गई थी। पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस करके हमने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया, ठीक है। और अभी इसके नीति आयोग के जो भाई साहब 22 चेयरपर्सन हैं, चेयरपर्सन तो नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, प्रधानमंत्री रहता है, समझ गए। नीति आयोग का चेयरपर्सन प्रधानमंत्री रहता है। 22 चेयरपर्सन अशोक कुमार लाहिड़ी जी हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ये भी बात आपको याद रखना है। टेड टर्नर अब न्यूज में है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। CNN के फाउंडर हैं और ये 87 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है।
तो CNN बहुत फेमस न्यूज़पेपर, आपने देखा होगा, मीडिया हाउस है, बहुत फेमस। तो इसकी स्थापना CNN की किसने की थी? टेड टर्नर ने इसकी स्थापना की थी। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट आप देखोगे कि GS1 में आप यूज कर सकते हो कि बताओ माइग्रेशन कितना हो रहा है। GS2 में भी कर सकते हो, GS3 में भी कर सकते हो, समझ गए, GS6 में भी आप यूज कर सकते हो, निबंध में भी कर सकते हो। तो आप देखोगे कि ये रिपोर्ट आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट निकली है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट निकली है और इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM निकालता है। तो ये प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट कौन निकालता है। तो ये आज हमारे टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक्स को विस्तार से देखेंगे। तो चलो एक एक टॉपिक को देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि शुगर कैन का FRP जो है फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। वो कितना बढ़ा दिए गए हैं ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो 10 रुपए 1 क्विंटल पर बढ़ाया गया है। तो पहले कितना था भैया? पहले आप देखोगे, पहले ये 355 रुपए था कि एक क्विंटल शुगर कैन का जो प्राइस मिलता था हमारे गन्ना किसानों को 355 रुपए मिलता था। अब भाई साहब 1 क्विंटल को 365 रुपए मिलेंगे। तो जो भी हमारे गन्ना की खेती करते हैं, अब हमारे घर में तो गन्ने की खेती नहीं होती है, हमारे यहाँ तो भाई साहब गेहूं और यही चावल करते हैं ज़्यादातर। चावल के लिए तो मैं अपने पिताजी को मना करते हैं कि भाई आप ऐसे खेत में करते हैं जहाँ बाजरा होता था, वहाँ क्यों आप इतना धान की खेती करते हो कि ग्राउंड वाटर को ख़त्म कर रहे हो। समझ गया? वही बात है कि लोहा खरीदने के लिए सोना बेच दिया। तो हमें तो ऐसा, मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि जो लोग गांव में रहते हैं जहाँ पर वाटर लेवल कम है, वहाँ पर धान की खेती नहीं करना चाहिए। हाँ, बारिश हो रही है आपके यहाँ, पानी इकट्ठा हो रहा है, जो नीचे खेत हैं उनमें आप धान की खेती कर सकते हो। हमारे यहाँ तो लोग ऐसे ऐसे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में ऊंचे ऊंचे खेतों में धान की खेती कर रहे हैं। हर 5 दिन पर भाई साहब ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं और भर रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि हमारे लिए कितना ये नुकसानदायक हो सकता है। तो देखो, जो खेती कर रहे हैं भाई साहब, शुगर कैन की खेती कर रहे हैं, तो उनको एक्टिव हो जाना है कि 1 क्विंटल पर अब आपको पैसा मिलेगा 365 रुपए। तो आप देखोगे कि FRP जो है अब शुगर कैन का बढ़ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। ये क्या है? तो उचित और लाभकारी मूल्य है क्या? उचित और लाभकारी मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जो चीनी मिलों को किसानों से खरीदे गए गन्ने के लिए कानूनी तौर पर चुकानी पड़ती है। कि कोई भी मिल है और वो गन्ना खरीदता है किसानों का, तो सरकार ने कानून बना दिया है, आपको उसी रेट पर खरीदना पड़ेगा। और ये केंद्र सरकार द्वारा तय की गई एक वैधानिक कीमत है। एक कानून के तहत से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्टैट्यूटरी प्राइस है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। और कोई नहीं देगा तो भाई साहब सरकार उसको फिर कुछ ना कुछ पनिशमेंट देगी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे होता है, समझ गए, जैसे भीट के लिए, पैडी के लिए गवर्नमेंट का मकसद रहता है, वैसे ही FRP जो है वो लीगली बाइंडिंग है प्राइवेट और कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। कोई भी शुगर मिल्स है वो लीगली बाइंडिंग इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जो FRP दिया गया है कुछ स्टेट उससे भी ज़्यादा देते हैं, उसको बोलते हैं स्टेट एडवाइज प्राइस। तो सम स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, वो अपना खुद का शुगर प्राइस कभी देते हैं और ये SAP हमेशा क्या होता है, हाइयर होता है FRP से। तो किसानों को और फायदा होता है। ये इसलिए रखती है सरकार, इसलिए रखती है कि किसानों को हमारे ज़्यादा फायदा हो। तो स्टेट अनाउंस करता है SAP मिल्स इन दैट स्टेट मस्ट पे हायर अमाउंट। तो जिससे किसानों को ज़्यादा पैसा मिलता है। अब बोलोगे सर जो भी मिल्स हैं उनका तो घाटा होता होगा, तो सरकार भी उनको सपोर्ट करती है कि भाई आपको जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है हम आपको देंगे, लेकिन आप किसानों को इस रेट में आप इनका शुगर कैन खरीदो। और शुगर कैन खरीद के भाई साहब समझ गया, गन्ना खरीदते उससे शुगर बनाओ, बेचो या इथेनॉल बनाओ। तो शुगर कैन से तो बहुत सी चीज़ें बनती है ना, इथेनॉल बना सकते हो, शुगर बना सकते हो, और भी बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, जैगरी बना सकते हो जिसको हमारी तरफ मिठाई बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं, समझ गया। तो कई प्रोडक्ट बन जाते हैं। आगे चलते हैं, न्यू रेलवे जोन ऑपरेशनलाइज्ड। तो ये थोड़ा ऐसा ही है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन एक नया बना है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि अभी एक रेलवे जोन बना है और ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के कारण बना है। कि आपने देखा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग बट गए, तो उसके लिए कुछ जोन भी बने हैं रेलवे के। तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो भारत का 18वां रेलवे जोन है, 1 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर शुरू होगा और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। कहाँ पर होगा भैया? विशाखापट्टनम में होगा। यह 3 जोन, साउथ सेंट्रल, ईस्ट कोस्ट और
नए साउथ कोस्ट रेलवे के डिवीजन को पुनर्गठित करता है और इस तरह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत लंबे समय से चली आ रही एक मांग को पूरा करता है। तो एक नया जोन बना है, आपको कुछ नहीं याद करना है, एक नया रेलवे जोन बना है, उसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, बस और कुछ नहीं, समझ गए। सबसे बड़ा जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन है, जो 7300 रूट किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे पुराना जोन कौन सा? दक्षिणी रेलवे है, जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 1951 को हुई थी। रेलवे हब, तो ये थोड़ी ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद करना है कि एक रेलवे जोन बना है, वो 18वें नंबर का है और कहाँ बना है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। इतना आप याद कर लो, प्रीलिम्स में डायरेक्ट बन सकता है। आगे हम बात करते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। तो मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 को मंजूरी दे दी है। तो पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए आपने देखा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहे हैं, तो बहुत सा इन्वेस्टमेंट नहीं भारत में हो पा रहा है, समझ गया। हमारा आप देखोगे, हमारा एविएशन सेक्टर भी डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे एमएसएमई बहुत से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, गैर एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, एयरलाइंस को क्षेत्र को पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न तरलता मतलब लिक्विडिटी हमारे मार्केट में बनी रहे, तो भारत सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का पैसा अतिरिक्त क्रेडिट प्रभाव देने की बात की है। तो इसके लिए आप देखोगे कितना, लगभग 2.5 लाख करोड़ मार्केट में डाला जाएगा, जिससे क्या है, एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा। तो एमएसएमई के लिए 100% की गारंटी है, एमएसएमई को 100% यहाँ से पैसा दिया जाएगा। कोई भी बिजनेस करते हैं उनको इस ECLGS स्कीम से सपोर्ट मिलेगा। गैर एमएसएमई जो हैं उनको 90% की गारंटी है। योग्य उधारकर्ता कौन होंगे? कौन कौन भाई साहब पैसा उधार ले सकते हैं? एमएसएमई ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लिमिटेड वाले गैर एमएसएमईज ले सकते हैं, 31 मार्च 2026 तक स्टैंडर्ड अकाउंट वाले शेड्यूल पैसेंजर एयरलाइंस भी ले सकते हैं, एयरलाइंस। तो एयरलाइंस, एमएसएमई और नॉन एमएसएमई पैसा उधार ले सकते हैं। और Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में इस्तेमाल किए गए अधिकतम वर्किंग कैपिटल का 20% तक का, मतलब 100 करोड़ की सीमा के साथ आप मैक्सिमम कोई कंपनी का जो भी खर्चा है उसका 20% जो होगा वो यहाँ से आप ले सकते हो लोन के टर्म में, लेकिन ये नहीं कि 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। एयरलाइंस बकाया क्रेडिट का 100% तक प्रति उधारकर्ता 1500 करोड़ की सीमा के साथ ले सकते हैं। तो एक तरीके से एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, और ये योजना कब तक चलेगी? 31 मार्च 2027 तक, मतलब एक साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है कि भारत में लिक्विडिटी बढ़ी रहे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं कि प्रसार भारती के जो पूर्व सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पाटी, इनको क्या कर दिया है? चेयरपर्सन बना दिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC के। भाई साहब, CBFC का चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? तो शशि शेखर वेम्पाटी को। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आपने देखा होगा प्रसून जोशी को, तो भाई साहब एक अभी जो कल हमने पढ़ाया था, प्रसून जोशी को तो प्रसार भारती था, क्या था उसका चेयरपर्सन बनाया गया है, समझ गए। जो प्रसार भारती का चेयरपर्सन बनाया गया है। और इनको शशि शेखर वेम्पाटी को भाई साहब क्या किया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। इससे पहले ये सीईओ थे प्रसार भारती के, फिर एडिशनल सीईओ हो गए राज्यसभा टीवी के, तो उन्होंने कई जगह काम किया है। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्या आप ये बता दीजिए, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC बताओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। तो और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए भाई कि शशि शेखर वेम्पाटी जी बने हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम बनाया है। तो किसने बनाया? एम्स दिल्ली ने बनाया। तो एम्स दिल्ली ने बनाया। इससे क्या करेंगे? रियल टाइम ब्रेन और ऑर्गन स्कैन कर सकते हैं। जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, जो बेड पर पड़े हुए हैं या ICU में हैं, तो उनको हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर पोर्टेबल MRI ले जाएंगे और स्कैन करके हम बता सकते हैं कि उनको कितनी दिक्कत है। तो ये अच्छी बात है। तो एम्स दिल्ली ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम। तो MRI सिस्टम किसने किया है? पोर्टेबल MRI सिस्टम किसने किया है?
एम्स दिल्ली ने किया है, ये आप लिख सकते हैं। तो और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट के हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर हमने स्टडी आई के ऊपर बैच खरीदा है, लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि आपने कोड कौन सा लगाया है, आपको हमारी मेंटरशिप चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए कि युगन सर हमने आपका कोड लगाया है, तो आपको मैं ज़रूर सपोर्ट करूंगा। तो कोड, कोई भी बैच आप खरीदते हैं तो आपको कोड क्या लगाना है, कोड आपको लगाना है योगी लाइव। योगी लाइव आप कोड लगाइए और आपको डिस्काउंट मिलेगा, योगी लाइव कोड लगाना है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। नीति आयोग को 2 नए फुल टाइम मेंबर्स मिले हैं, परमानेंट मेंबर्स मिले हैं, फुल टाइम मेंबर कौन कौन मिले हैं। तो केंद्र सरकार ने नीति आयोग में 2 पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर जोरम अनिया और डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम को ऐड किया है। तो टोटल परमानेंट मेंबर कितने हो गए, 7 हो गए, समझ गए। तो अभी दो हैं, डॉक्टर जोरम अनिया, ये अकेडमिक फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, समझ गए। फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द नीसी कम्युनिटी, और किस कम्युनिटी से हैं, नीसी कम्युनिटी से हैं, ये आदिवासी लोग हैं, समझ गए, अरुणाचल प्रदेश से। और डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम कहाँ से हैं, आप देखोगे इन्होंने फाउंडर हैं स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट के। तो इन 2 लोगों को नीति आयोग का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। तो आप देखोगे कि पूर्णकालिक जो सदस्य हैं अभी नीति आयोग में, तो नीति आयोग में अभी 7 हैं। एक तो राजीव गोवाजू, समझ गए, दूसरा प्रोफेसर के बी राजू अर्थशास्त्री हैं, तीसरे प्रोफेसर गोवर्धन दास, समझ गए, भोपाल के निदेशक, चौथे प्रोफेसर अभय करंदीकर, और 5वें डॉक्टर एम श्रीनिवास, निदेशक एम्स के थे, इनको नीति आयोग का मेंबर। छठे हैं डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम, और 7वें हैं डॉक्टर जोराम अनिया। तो 7 आप देखोगे, 7 फुल टाइम मेंबर हैं। 22 चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग का, अशोक कुमार लाहिरी, ये हमने आपको कल ही पढ़ाया था। चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। नीति आयोग की फुल फॉर्म एक बार पूछी गई थी यूपीपीसीएस में, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। कब इसकी स्थापना की गई थी, 1 जनवरी 2015 को की गई थी, और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। हेडक्वार्टर नीति आयोग का न्यू दिल्ली में है, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। प्लानिंग कमीशन को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1950 में। तो सब जानकारी आपको यहाँ पर लिख दी गई है कि नीति आयोग कब बना, समझ गए, प्लानिंग कमीशन कब बना, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं, उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में, मेंस में तो GS2 में क्वेश्चन बनता ही है। तो GS2 में जब क्वेश्चन बनेगा कि नीति आयोग से क्या समझते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म, कब इसकी स्थापना की गई, कौन इसका अध्यक्ष है, कौन इसका उपाध्यक्ष है, ये बातें लिखोगे, फिर इसके फंक्शन लिखोगे, फिर इसके इशूज भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप इसको अच्छे नोट्स बना सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेड टर्नर। टेड टर्नर CNN फाउंडर जो थे, टेड टर्नर 87 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया है। तो आप देखोगे कि टेड टर्नर जो एक अग्रणी मीडिया उद्यमी थे, जिन्होंने CNN की शुरुआत करके वैश्विक टेलीविजन पत्रकारिता को पूरी तरह बदल दिया था, 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यही क्वेश्चन बन सकता है, CNN केवल न्यूज नेटवर्क की स्थापना की थी, केवल न्यूज नेटवर्क, समझ गए। तो इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने, 1980 में की थी। तो CNN के फाउंडर कौन है, टेड टर्नर, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। जिन्होंने 24x7 टेलीविजन समाचार की अवधारणा पेश की, जिसने वैश्विक मीडिया परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। 24 घंटे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए पहली बार इन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में केबल टेलीविजन को विस्तार में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो टेलीविजन को अलग लेवल पर लेके गए, मीडिया को अलग लेवल पर लेके गए, इनका नाम था टेड टर्नर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026। इसके डेटा को आपको यूज करना है, और ये डेटा आपके मेंस में भी यूज किया जा सकता है, GS थर्ड में भी यूज किया जा सकता है। तो पहले तो हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ये कौन निकालता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, समझ गए। और ये रिपोर्ट प्रमुख वैश्विक प्रवासन रुझानों के बारे में बताता है कि कितने लोग कहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं, कितना रेमिटेंस आ रहा है, प्रेशर कितना, कहाँ से पैसा कितना आ रहा है, कौन कौन से प्रवासन मार्ग हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है वो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है हर 2 साल पर पब्लिश करता है, और ये 2000 से पब्लिश करता है, 2 साल में एक बार। तो 2000 से हर 2 साल में
विश्व प्रवासन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। सबसे बड़ा जो कॉरिडोर है जहां से माइग्रेशन होता है वो मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट में होता है। लगभग 1.1 करोड़ लोग भाई साहब मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट में जाते हैं। तो लार्जेस्ट कॉरिडोर, लार्जेस्ट माइग्रेशन जो होता है विश्व में, उसका कॉरिडोर कौन सा है? मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट में लगभग 1.1 करोड़। दूसरा आप देखोगे, दूसरा नंबर पर आता है अफगानिस्तान से ईरान में लोग माइग्रेट किए थे 37 लाख। तीसरा सीरिया टर्की में किए थे 35 लाख। फिर रूस से यूक्रेन में किए थे भाई साहब ये। तो ये माइग्रेशन हो रहा है। तो अब देखो कि भारत का सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? भारत का जो माइग्रेशन हो रहा है, भारत का जो माइग्रेशन हो रहा है वो इंडिया से यूएई में लोग जाते हैं, यहां पर माइग्रेशन होता है, और इंडिया से यूएस में जाते हैं। तो इंडिया के जो लोग हैं मैक्सिमम वो भारत से यूएई में जा रहे हैं। अब ये डिस्टर्ब हो गया है ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण, और इंडिया से यूएस में जाते हैं वो भी डिस्टर्ब हो गया डोनाल्ड ट्रंप के कारण। तो धीरे अब कम हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पर डेटा दिया गया है कि कुल प्रवासी कितने हैं। तो पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश में जो प्रवासी हैं, जो माइग्रेंट हैं, वो 304 मिलियन है। मतलब 30.4 करोड़ लोग हैं, और पूरी पॉपुलेशन का भाई साहब ये कितना है? 3.7% है। तो इतने करोड़, 30.4 करोड़ लोगों ने माइग्रेशन किया था एक देश से दूसरे देश में। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जलवायु दबाव के कारण हो सकता है, आपदाओं के कारण हो सकता है, जॉब के कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकते हैं। आंतरिक विस्थापन भी होता है कि कोई पर्सन मान लेते कि भारत में उत्तर प्रदेश में रह रहा है और उत्तर प्रदेश छोड़ के महाराष्ट्र में जा सकता है, उसको हम इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये किसी के कारण हो सकता है, जॉब के कारण हो सकता है, या कोई आपदा आ जाए तब हो सकता है। तो आर्थिक प्रभाव क्या होता है? आप देखोगे कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उसके कारण 905 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया है, धन प्रेशर जिसको बोलते हैं, धन प्रेशर। और सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आया है वो भारत पहले नंबर पर है। तो भारत में कितना भाई साहब रेमिटेंस आया है? 137 बिलियन डॉलर का। तो 2024 में 137 बिलियन डॉलर का आया है रेमिटेंस। तो रेमिटेंस पाने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। ये डेटा आपको याद रखना। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाले देशों के तौर पर अपनी जगह बनाए रखी है। 2024 में भारत में 137 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस मिला है। मुख्य कॉरिडोर कहाँ है? भारत के संयुक्त अरब अमीरात में लोग जानते हैं, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा माइग्रेशन कॉरिडोर है, समझ गए। जबकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका कॉरिडोर 6वें नंबर पर आता है। सबसे बड़ा डायस्पोरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मूल देशों के तौर पर सबसे आगे है। 35 मिलियन से ज्यादा भारतीय विदेश में रहते हैं। 35 मिलियन का मतलब हुआ 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ लोग भाई साहब विदेश में रहते हैं जो इंडियन है। तो सबसे बड़ा जो डायस्पोरा है वो किसी देश का बाहर रहता है, वो भारत का है। और अंतर्राष्ट्रीय छात्र माइग्रेशन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। तो 2002 में 6,20,000 छात्र विदेश में थे। छात्र के बीच लोकप्रिय देश में संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है। लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं। तो ये डेटा बहुत अच्छा है, आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में कि माइग्रेशन कहाँ कहाँ होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने जो कल आपको पढ़ाया था कि कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। आपको पता होगा कि हम क्लास का रिवीजन करते हैं जिससे आपको चीजें याद हो जाए हमारी ही क्लास में। तो पहला पॉइंट ये है कि कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन लेके आया है। वो मिशन है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ानी है? अभी हमारी 400 केजी होती है 1 हेक्टेयर में, और ये बढ़ा के 2031 तक हमें करना है 755 केजी पर हेक्टेयर। ये आपको याद रखना है बस। और इससे 32 लाख किसानों को फायदा होगा। ये डेटा आप जीएस थर्ड में आप यूज कर सकते हैं, मेंस के जीएस थर्ड में, जहां पर होगा आपने पढ़ा होगा कि फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल किया जाए। तो ये वहां पर आप लिख सकते हो। भारत विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस पाने वाला देश बन गया है। तो रेमिटेंस कितना मिल रहा है? तो सबसे ज्यादा भारत को मिल रहा है 137 बिलियन डॉलर। इसके बाद मैक्सिको आता है, इसके बाद फिलीपींस आता है, इसके बाद फ्रांस आता है। ये आप लिख लेना। और भारत की जीडीपी में कितना योगदान है? 3.5% का योगदान है। हमारी जीडीपी में जो रेमिटेंस का जो पैसा आता है वो जीडीपी का 3.5% है। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% हमने एफडीआई अलाउ कर दिया है। तो इंश्योरेंस सेक्टर अब भारत में ग्रो करेगा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि जो भी उत्तर प्रदेश की ट्राइब है उनको जंगल से नहीं निकाला जाएगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको सबसे ज्यादा माना जाएगा। तो थारू आदिवासी समुदाय के लिए बात की है कि लखीमपुर खीरी में जहां पर दुधवा नेशनल पार्क है वहां पर थारू जनजाति रहती है, उनको हम नहीं भगा सकते हैं, उनको रहने की जगह दी जाएगी। तो ये बताने की कोशिश की गई है। आगे हम बात करते हैं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो टॉप में सबसे ज्यादा जो
चीन की जो भाई साहब जो यूनिवर्सिटी है वो लगातार 8 साल से टॉप पर है, लेकिन भारत के जो संस्थान है 128 संस्थान हमारे सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन टॉप 10 में हमारे संस्थान नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट दीपक, और ये प्रोजेक्ट दीपक चलाया था भाई साहब, और इसका काम था कि पश्चिमी हिमालय में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर में। तो भारत चीन और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हमें सड़कें बनानी थी, इसलिए प्रोजेक्ट दीपक स्टार्ट किया गया था, और प्रोजेक्ट दीपक को 66 साल हो गई। ये बस आपको याद रखना है। वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम अभी भारत आ रहे हैं 5 से 7 मई के बीच में। पहला राज्य दौरा गया में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बौद्ध मंदिर है, वहाँ पर घूमेंगे। 10वीं वर्षगांठ हमारी इंडिया वियतनाम कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसके बारे में इसको सेलिब्रेट करेंगे। हमारे बहुत से एग्रीमेंट भी हुए हैं वियतनाम से, डिफेंस सेक्टर में, ट्रेड में, डिजिटल पेमेंट में, रेयर अर्थ मिनरल्स में, ये आप लिख सकते हैं। 2030 तक हमारा बायलेटरल ट्रेड बढ़ाने की बात की है कि $25 बिलियन का हम करेंगे। वियतनाम ने बोला है कि हम ब्रह्मोस भी आपसे खरीदेंगे। ये सब बातें हैं GS2 में। ये GS2 में आप इसको यूज कर लोगे इंटरनेशनल रिलेशन में। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में ये टॉपिक आता है, वहाँ आप लिख लेना। आगे चलते हैं। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक नेशनल आप देखोगे कि ये जो नेशनल नारकोटिक्स जो ब्यूरो है एक तरीके से, उसने इसको स्टार्ट किया, एनसीबी ने, और ये एक तरीके से कोकीन पकड़ा मुंबई में, तो एनसीबी का है, ये आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या बढ़ा दी गई, तो पार्लियामेंट ने बोला है, क्या बोला है पार्लियामेंट ने भाई साहब, बोल दिया कि हमारे केस बहुत पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है? 92,000। तो 92,000 केस की सुनवाई करने के लिए हमें पार्लियामेंट ने बोला है कि हमको भाई साहब बढ़ाना पड़ेगा संख्या। तो आप देखोगे 37 जजेज प्लस एक चीफ जस्टिस, टोटल हम बात करेंगे चीफ जस्टिस को मिला के टोटल सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो 38 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। परसों की क्लास का रिवीजन करते हैं कि परसों आपने हमसे क्या पढ़ा था। तो परसों हमने पढ़ाया था आपको कि गैलेक्स आई एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस कंपनी है, वो मिशन दृष्टि को लॉन्च कर रही है, समझ गए, और एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं जो ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, और स्पेस एक्स फाल्कन 9 के थ्रू ही अपना मिशन दृष्टि को लॉन्च करवा रहे हैं। पुलित्जर प्राइज जो मिला है वो आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को मिला है। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग के कारण इनको मिला है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था, ट्रैप्ड प्रोजेक्ट, कि कैसे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उसके लिए इनको ये प्राइज मिला है। किर्गिस्तान में एक इसिक कुल झील है, उसके नीचे एक शहर मिला है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसिक कुल झील बताइए कहाँ पर, तो किर्गिस्तान में है। आगे चलते हैं। कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के लिए डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम, समझ गया, ये स्टार्ट किया है। तो आप देखो इंटीग्रेटेड कुछ भी आपका कोई शिकायत है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, ये आप लिख सकते हो। ऐसी 7 वर्षीय जो ईशांग सिंह है, इन्होंने पाक स्टेट को तैर कर रिकॉर्ड बना दिया है, ये भी आप याद कर सकते हैं। चाइल्डहुड डायबिटीज गाइडलाइंस निकाली है, भारत सरकार ने बोला कि हमारे बच्चों को डायबिटीज है, उनको हम सही करने की कोशिश करेंगे। सेबी ने भाई साहब पर्व फ्रेमवर्क निकाला है, ये पूछा जा सकता है कि बताइए पर्वा फ्रेमवर्क किसका है? सेबी का है। मूवी क्विक को भाई साहब एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया है आरबीआई के द्वारा, ये लिख सकते हो। अग्निशमन सेवा सप्ताह, भारत सरकार ने अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह स्टार्ट किया है, और ये किसने स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको स्टार्ट किया था। तो ये हमारे परसों की क्लास का रिवीजन है। आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? रिवीजन करते हैं। तो चलो भाई रिवीजन करेंगे। तो एक बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कोई भी स्टडी IQ पर आप बैच खरीदते हैं, चाहे आपका भाई है, चाहे आपका दोस्त है, उसको आपको बताना है कि योगी सर का जो कोड है वो क्या है भाई साहब? योगी लाइफ। आप ये कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये योगी लाइफ कोड लगाइए। अभी आप देखोगे कि आप फ्रेशर हो तो आप फाउंडेशन बैच खरीद लो, आरंभ बैच खरीद लो। आप मेंस से डरते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आप आलेखन बैच खरीद लो, समझ गए? आलेखन बैच आप खरीद लो। आलेखन बहुत फेमस बैच है, जिनको मेंस से दिक्कत है वो आलेखन बैच खरीद लें। रिकॉर्डेड बैच है, जिनको यूपी स्पेशल से कोई दिक्कत है तो पेपर 5 और पेपर 6 के लिए रिकॉर्डेड बैच है, समग्र यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड पेपर 6 बैच को आप खरीद लें। तो ये कोड आपको यही लगाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोड भाई साहब लगाते नहीं है, बाद में बोलते हैं सर हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है। एक बार कोड तो लगाओ। अभी देखो आज ही हमारे पास 2-3 मैसेज आ गए कि सर हमें आपके कोड के बारे में नहीं पता था, हमें प्लीज़ हमें ये गाइड करो, या कोई उनकी दिक्कत हो गई, उनको बैच नहीं दिखाई दे रहा है,
उनसे पूछते हैं कोड क्या लगाया, बोलते सर हमको नहीं पता, बस मार्केटिंग वाली टीम ने कॉल किया था, हमने ज्वाइन कर लिया। और कोई मार्केटिंग टीम वाला आपको इधर उधर का कोड बचाता है, हमारी क्लास से आप जाते हो पहले ही बोल दिया करो कोई योगी सर की क्लास लेते हैं, योगी सर का कोड लगाना है, नहीं लगाता है आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है, तो हम फिर बता देंगे उनको कि भाई ये आप गलती कर रहे हो, ठीक है। चलो तो भाई चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान सबसे अच्छा रैंक लेके आया, तो IISc बेंगलोर ही लेके आता है भाई, तो इसी की रैंकिंग है। तो और ये कितने नंबर पर है, 43वें नंबर पर है, बहुत अच्छी रैंकिंग भी नहीं है, तो ये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों CGI को छोड़कर कितनी संख्या करने की बात की है, तो ये 37 की है, 37 + 1, समझ गया, तो सी इसका आंसर है, तो 37 संख्या हो जाएगी। तो ये आपने देखा होगा। और सुप्रीम कोर्ट में भाई साहब 92,000 पेंडिंग केसेस भी हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो थोड़ा लोड भी कम होगा, ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कपास उत्पादकता मिशन 2026-27 से 2030-31 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य है कि 2031 तक भारत की कपास लिंट उपज को 440 किलोग्राम से बढ़ा के 755 किलोग्राम हेक्टेयर करना है, सही बात है। और ये मिशन शुरू में कपास उगाने वाले 14 प्रमुख राज्यों के 140 जिलों को लक्षित करता है, सही बात है। सही पूछ रहा है तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर है। आपको भी समझ में आ गया होगा, बी इसका आंसर है, सब यहां पर दिया गया है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है भाई, फोर्थ क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बीमा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% FDI अलाउ कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर में। तो भारतीय जीवन बीमा LIC में भी FDI की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी है, सही बात है। विदेशी निवेशकों को अब बिना किसी पूर्व सरकारी मंजूरी के भारतीय निजी बीमा कंपनियों को पूर्ण स्वामित्व रखने की अनुमति है, यह भी बात सही है। कथन सही की बात हो रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, तो डी इसका आंसर होगा। क्या बात है, ओके। आप देखो एक स्टेटमेंट यहां पर गलत है, कथन पहला गलत है, कथन पहला गलत है, जहां एक और सामान्य बीमा क्षेत्र में सीमा बढ़ा के 100% कर दी गई है। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के लिए FDI की सीमा विशेष रूप से 20% पर ही सीमित रखी गई है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये LIC का आपको पढ़ना है क्योंकि LIC भारत सरकार की कंपनी है, समझ गए। तो LIC अभी भी एक अलग ढांचे के तहत काम करता है, जो जीवन बीमा अधिनियम 1956 के तहत काम करेगा। तो आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट गलत है, समझ गए। ये हमने भारतीय जीवन बीमा पर ध्यान नहीं दिया है, तो उसमें कितनी अलाउ हुआ, केवल 20% अलाउ हुआ। देख रहे हैं कितना इन डेप्थ क्वेश्चन आ गया है। और सही क्या है, 2। तो आप देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, केवल 2 सही है, तो क्या आंसर होगा, केवल सी सही है, तो ये इसका सी आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं मुझसे भी मिस्टेक हो गई, तो क्या आंसर इसका होगा भाई, सी इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट दीपक, जिसने हाल ही में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया, किस संगठन का प्रोजेक्ट था, तो सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोजेक्ट था। ये आपको पता होना चाहिए, ब्रो जिसको बोलते हैं, ब्रो, समझ गए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का था। और ये होम डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बताओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये तो आप जानते ही होंगे। आगे चलते हैं, बाल स्वास्थ्य की चिंता, ये हमने आप टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। हमारा टेलीग्राम क्या है, तो आपको पता है कि टेलीग्राम आपको सभी को ज्वाइन करना है। हमारा टेलीग्राम क्या है, योगी सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर मैं ये एडिटोरियल डाला था, तो इस एडिटोरियल में यही बताने की कोशिश की गई कि बच्चों के हेल्थ को बेहतर करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 स्टार्ट किया था, जिसका सिंपल उद्देश्य था कि बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल करना, समझ गए। तो सरकार ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 लॉन्च किया है, और यह कार्यक्रम 2013 में शुरू हुए पहले कार्यक्रम का विस्तृत रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को जन्मजात बीमारियों, पोषण संबंधी कमियों, विकास संबंधी समस्याओं जैसे बीमारियां, मोटापा को खत्म करना है, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर को खत्म करना है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को खत्म करना है। तो ये स्कीम आपको याद रखना है कि नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 2.0, तो बच्चों के हेल्थ को बेहतर किया जाए। तो बच्चों में आजकल दिक्कतें क्या हैं भारत में, तो आप देखोगे भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, टीकाकरण में सुधार हुआ है, कुछ बीमारियों पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन कुछ बीमारियां अभी भी हैं। अभी कौन कौन सी हैं, मोटापा बच्चों को बहुत ज़्यादा है,
डायबिटीज अभी बहुत ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर बच्चों को है, मानसिक तनाव अभी भी है, डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं, समझ गए, एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है कि उनकी जीवन शैली लाइफ स्टाइल थोड़ी खराब है। शहर में बच्चा रह रहा है तो बस एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, समझ गए, फास्ट फूड खा रहा है, सो रहा है और बस पढ़ रहा है, मोबाइल में ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो ये दिक्कतें हैं। तो भारत सरकार को ये कि कार्यक्रम की जो विशेषता है कि भारत सरकार को टीकाकरण पर तो फोकस करना है, टॉयलेट को साफ रखना है स्कूल कॉलेज में, थायराइड को भी देखना है, टॉडलर को, तो ये सब जो है स्क्रीनिंग करना है। कि जैसे अभी आप देखो एक कार्यक्रम चलाया गया कि डायबिटीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया है, डायबिटीज़ को हम स्क्रीनिंग करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप देखो, आप ये भी सजेशन दे सकते हो कि बच्चों को स्कूल में खेलने का मौका मिलना चाहिए। बच्चा जब खेलता है, मोबाइल छोड़ेगा, तो खेलने से उसकी क्या होगी, लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, क्योंकि जो हेल्थी है, मतलब स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने का आप सजेशन दे सकते हो कि स्पोर्ट्स को बढ़ाया जाए। जैसे आपने देखा है खेलो इंडिया गेम्स, समझ गए, जैसे आपने देखा होगा खेलो इंडिया, समझ गए, खेलो इंडिया, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, आप ये दे सकते हो। तो कहने का मतलब कि कोई भी देश तभी महत्व बनता है जब वहाँ के बच्चे स्वस्थ होंगे। तो बच्चे स्वस्थ कैसे होंगे, जब उनका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, समझ गए, जब उनका चाइल्डहुड अच्छा होगा। तो इसलिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो प्रभावी ढंग से लागू होना चाहिए, समझ गए, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, तब जाके हमारा देश डेवलप कंट्री बनने की राह पर चलेगा, ये बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि भारत में बाल स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में सामाजिक असमानता किस प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रही। तो सामाजिक असमानता क्या है, गरीबी। तो जो गरीब बच्चे हैं, गरीबी है, पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी के कारण क्या होता है, पॉवर्टी के कारण लोगों को सही खाना नहीं मिलता है, जो डाइट उनकी है वो भाई साहब हेल्दी डाइट नहीं है, तो उनके पास क्या हो जा रहा है, मल न्यूट्रिशन है। क्या है, मल न्यूट्रिशन है। या बच्चा पढ़ना चाहता है, तो गरीब बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, उसके पास स्ट्रेस हो जा रहा है, और स्ट्रेस में जाके वो भाई साहब डिप्रेशन में चला जा रहा है। तो ये बातें भी लिख सकते हो, विद डेटा लिख सकते हो कैसे कैसे दिक्कतें हो रही हैं। तो बच्चों की जो समस्या है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है सोशल इनइक्वालिटी, समझ गए, गरीबी के कारण भी बच्चे के पास बहुत सी दिक्कतें हैं। अब इन चैलेंजेस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो सजेशन दो। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हैं स्टडी IQ में, कोड आपको यही लगाना है। जैसे हमारा अभी आरंभ बैच स्टार्ट हुआ है आज 7 मई से, पहली क्लास हमने इसमें ली है। आप मेरा कोड लगा सकते हैं योगी लाइव और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आरंभ मई बैच। ये मई बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी IQ का, यूपी PCS की तैयारी के लिए। तो ये अब देख लेना। और कहाँ देखना है, स्टडी IQ की साइट पर जाओ, गूगल करो, वहाँ पर दिख जाएगा आरंभ बैच, और कोड लगा लेना, मिल जाएगा। नहीं आपको मिलता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो। कहाँ कर सकते हो टेलीग्राम पर मैसेज, @IIT BHU 13065078 पर आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, समझ गए, टेलीग्राम पर मैं आपको बैच दिलवा दूंगा। आगे बात करते हैं, इस क्लास की PDF यहाँ मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, यूबी सर यूपी PCS एंड UPSC, और ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारा लिंक्डइन है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग आपको कहाँ करनी है, आंसर राइटिंग आपको यहाँ करनी है, यहाँ पर आप आंसर भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा यूपी PSC का स्टडी IQ का ये ऑफिशियल चैनल है, सभी फैकल्टी की क्लासेज आपको यहीं मिलेंगी। और ये तो आपको पता ही है, ये कोड आपको याद हो जाना चाहिए कि कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना है भाई, आपका कोई रिलेटिव है। अभी मेरे पास 2-3 बच्चों का मैसेज आया, उनको कोड के बारे में ही नहीं पता, इतना बताते हैं तो भी आप लोग नहीं बताते हो, तो कोड आप जरूर यूज़ करें। तो इस तरीके से आज की क्लास हमने ख़त्म कर दी है। तो जो स्टूडेंट प्रयागराज में हैं आप आ सकते हैं, आपको बोलने का मौका मिलता है, तो आप ज़रूर वहाँ पूछिए कैसा, आप किसी टीचर के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, कैसा पढ़ाया जा रहा है, तो आप ज़रूर बोलें, समझ गए। कोई भी टीचर, चाहे सुमित सर हों, चाहे विपुल सर हों, चाहे हम हैं, जिसको भी बारे में आपको अच्छा लगता है, तो ऐसे मौके होते हैं, फिर उसी को शॉर्ट निकाला जाएगा, ज़रूर उसको शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मिलना चाहते हैं तो 9 मई प्रयागराज में भाई साहब आमा हॉल जो है वहाँ पर मिलेंगे आपसे 9 मई को। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।